हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी ढाका और मैं फिर से आप सबके सामने आया हूँ अपनी क्लास लेकर हिस्ट्री की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पहले भी अपनी क्लासें डाली हुई हैं एक साधारण बोर्ड के साथ, लेकिन आज हम एक नई पहल के साथ आए हैं आपके सामने। और वो बोर्ड है हमारा डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड पर हमारी वीडियो आज के बाद आया करेंगी। ठीक है, आप सबके लिए हमने ये प्रबंध किया है। तो आज का मॉडर्न जमाना है, सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो सादे बोर्ड पर कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए डिजिटल बोर्ड पर हमारी वीडियो आज के बाद आप सबको मिला करेंगी। जैसे कि हमने जाना था, पहले मेरी 2 वीडियो आई हुई है हिस्ट्री की, लेकिन हम यहाँ भी शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात चलती है इतिहास की। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और रंजीत सर मैथ पढ़ाएंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं। और भी सब्जेक्ट जैसे जैसे पढ़ाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो बात चलती है इतिहास की। इतिहास है क्या? हम इतिहास को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? और इतिहास मेन मेन बात आती है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता इतिहास, हिस्ट्री क्या चीज़ है। आइए आज हम जानेंगे इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है हमारी पुरानी जो हमारी जानकारी है, या पुराने तथ्य हैं, या पुरानी कुछ संस्कृति है, या कोई भी चीज़ है, उसको जानने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं या इतिहास से जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास में हम इतिहास को 3 तरीकों से, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। बात आती है इतिहास के स्रोत की, यानी कि इतिहास को किस चीज से जाना जा सकता है, इतिहास के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो आइए हम वो सिर्फ देखते हैं इतिहास को कैसे जान सकते हैं या इतिहास के क्या स्रोत होते हैं। बात आती है सबसे पहले स्रोत की। इतिहास के स्रोत। अब यदि हम स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास के 2 स्रोत होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि इतिहास को किन किन चीजों से खोजा जा सकता है, या उसके बारे में जानकारी लगाई जा सकती है, या अनुमान लगाया जा सकता है कि इतिहास में पहले क्या घटित हुआ, क्या घटित नहीं हुआ। जैसे कि आधुनिक इतिहास में हम साहित्य से या किसी किताब से या किसी पत्र से, किसी भी चीज से हम एक अंदाजा लगा देते हैं कि हमारा जो इतिहास था, जैसे कि गांधी युग था, गांधी जी ने क्या किया, हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश की आज़ादी के लिए क्या किया, वो सब उसमें आता है। ठीक है, हम किससे चीज पढ़ सकते हैं? किताबों से या फिर साहित्य से, पत्र से, या किसी अखबार से। ठीक है, जो पुराने अखबार चलते थे उस टाइम पे। अब एक आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास भी अधिकतर हमें साक्ष्य मिलते हैं साहित्यों से। ठीक है, जैसे विदेशी साहित्य है, देशी साहित्य है। देशी साहित्य में बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, विदेशी साहित्य में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी हमें उनसे मिलती है। बात आती है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की जानकारी हम कुछ तो साहित्यों से लगा सकते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और भी बहुत सी चीजें हैं, वेद, वेदांग, इन चीजों से हम जानकारी लगा सकते हैं कुछ थोड़ी मोड़ी। लेकिन साहित्य, जो प्राचीन इतिहास है, उसको सिर्फ साहित्य से ही नहीं, और उसका कुछ परसेंट चीजें अलग होती हैं, जैसे कि पुरातत्व। सबसे मेन चीज है, 2 स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हमारी किताबें और ये सारी रचनाएं वचनाएं सब आ जाती हैं। फिर आती है बात पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं आपके? सबसे पहले आते हैं क्या? अभिलेख, स्मारक, सिक्के और चित्रकला। ये सब चीजें किसमें आती हैं आपकी? ये आती हैं पुरातात्विक। जैसे कि कहीं खुदाई हुई और खुदाई के तौर पर कोई सिक्का निकला, तो उस सिक्के की जो जानकारी हमें मिलेगी कि वो कितने साल पुराना है और किसके शासनकाल का है, या किसने वो चलवाया था, तो उस पर अगर लिखा हुआ भी नहीं होगा तो हम एक, हमारी विधि होती है C14 कार्बन डेटिंग। कौन सी होती है? C14 कार्बन डेटिंग।
इस विधि से हम उसकी एक अनुमानित जो उसका कालक्रम है उसका पता लगा सकते हैं, वो कितने साल पुराना था या कौन से सन का हो सकता है। फिर उस सन में हमारे जो साहित्य से हमें पता चला है कि कौन से राजा हुआ करते थे या कौन सा किसका शासन हुआ करता था, उस चीज से हमें ये पता चल जाएगा वो सिक्का किसने चलवाया था, उस टाइम पे किसका शासन था। ठीक है। सिक्के की खुदाई खुदाई में सिक्के मिले तो हमें इतिहास के बारे में उसकी जानकारी मिल गई। फिर आगे कोई हमें गुफाएं मिली, उस गुफाओं में कुछ कलाकृतियां मिली। ठीक है। कलाकृतियां मिली, कुछ उकेरा हुआ मिला, कुछ बनाया हुआ मिला, कुछ एक अलग आकृति मिली, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि वहां पे किस शासन में कौन सी चीजें किसने बनवाई। ठीक है। मान लो उसमें कोई ना कोई कलाकृति ऐसी मिलेगी जो किसी ना किसी शासन से जुड़ी हुई होगी या किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होगी, किसी ना किसी संस्कृति से जुड़ी हुई होगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही स्मारक होते हैं, स्तूप होते हैं, उनसे पता चलता है किसके शासनकाल का है किसके नहीं। तो इन चीजों से हमें इतिहास का पता लगता है इतिहास है क्या। बात आई है हमारी स्रोत की। तो स्रोत कितने होते हैं इतिहास को जानने के? इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? पहला स्रोत होता है पुरातात्विक। कौन सा होता है? पुरातात्विक। उसके बाद होता है दूसरा स्रोत है साहित्य। ये कौन सा है जी? दूसरा। पहला कौन सा है? पुरातात्विक। ये पहला। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि मैंने बताया, साहित्यिक में क्या आता है? साहित्यिक में आता है कि आपकी रचनाएं, देशी साहित्य है, विदेशी साहित्य है, ये सब चीजें आती है किसमें? साहित्यिक में। और पुरातात्विक में क्या आता है? पुरातात्विक में आता है नंबर 1 पे अभिलेख। जैसे कि अशोक के अभिलेख। ठीक है। अभिलेखों में भी बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। ठीक है। तो अभिलेखों में ये सब चीजें जानकारी हमें मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है क्या? सिक्के। क्या आते हैं दूसरे नंबर पे? सिक्के। और तीसरे नंबर पे आते हैं क्या आपके? स्मारक। और चौथे नंबर पे क्या आते हैं? मूर्ति कला। मूर्तियों में जो कला उकेरी जाती है, या फिर गुफा। इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। आगे वो आएंगे इसके। या गुफा कला कृति। गुफाओं में जो कलाकृति होती है वो। ठीक है। अब बात आती है दूसरी किसकी? बात आती है साहित्यिक की। साहित्यिक में कितने होते हैं? साहित्यिक के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है, दूसरा होता है विदेशी। ठीक है। इधर कौन सा होता है? विदेशी। ये हो गया दूसरा। और पहला कौन सा है? देशी। ठीक है। ये है पहला। दूसरा विदेशी। अब विदेशी और देशी में अंतर क्या है? ठीक है। विदेशी और देशी में अंतर क्या है? विदेशी में क्या क्या आएंगे आपके? विदेशी में तो आएंगे नंबर 1 पे अरबी लेखक। अरबी जितने भी लेखक हुए, जितने भी साहित्य अरबियों ने लिखे, उनसे हमें जानकारी किसकी मिलेगी? साहित्य की, इतिहास की। ठीक है। और दूसरे चीनी। चीनी यात्री भी तो आए हमारे यहाँ, चीनी लेखक भी आए, उन्होंने भी अपने कुछ ग्रंथ लिखे होंगे। जी। तीसरे कौन आए?
ऐसे ही हमारे विदेश के जो लेखक आते रहे वो कुछ ना कुछ साहित्य लिखते रहे और हमारे देश के बारे में भी और हमारी संस्कृति के बारे में हमें उसमें पता चलता है। उनके जो द्वारा लिखे गए लेख हैं उनमें पता चलता है हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, एक अरबी लेखक आए, चीनी लेखक आए और फारसी। कौन आए? फारसी लेखक। ठीक है, कौन आए? फारसी लेखक। अब बात आती है देसी की। देसी में आपके आते हैं क्या? ब्राह्मण साहित्य। देसी में आता है आपका ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में कितने हैं ब्राह्मण साहित्य? 3। ब्राह्मण साहित्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हो गया ब्राह्मण साहित्य, ये इसको यहां से हटा दो। ठीक है, और इसमें देसी में पहला हो गया कौन सा? पहला हो गया ब्राह्मण साहित्य, दूसरा हो गया ब्राह्मणेतर साहित्य, और तीसरा कौन सा हो गया? लौकिक साहित्य। ये सब आपके वो चल रहे हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्रह्मेतर साहित्य और तीसरा लौकिक साहित्य। अब बात आती है ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में आपके क्या आता है? ब्रह्मणेतर साहित्य में आपके क्या आता है और लौकिक साहित्य में क्या आता है? देखो, लौकिक साहित्य में तो आपकी वही आएंगी, एक तो रचनाएं और दूसरा साहित्य। जो भी साहित्य लिखा गया है या रचनाएं लिखी गई वो किसमें आएंगी? लौकिक साहित्य में। ब्रह्मणेतर साहित्य में बौद्ध और जैन साहित्य ठीक है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें आपके आएंगे एक तो पुराण, वेद, इसको वेद ऊपर लिख लो, पुराण नीचे लिख लो। ठीक है, पहले कौन से आएंगे? वेद, दूसरे नंबर पर पुराण, फिर वेदांत, उसके बाद महाकाव्य, और फिर बस इतना ही। ठीक है, वेद कितने हैं हमारे? कितने वेद हैं? कितने वेद हैं भाई? 4 वेद हैं। कौन कौन से? पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। ठीक, वेदांत 6, महाकाव्य 2। ये तो पता है आपको। महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो रामायण और एक महाभारत। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास। वेदांग आते हैं आपके कौन से? वेदों का ही अंग कहलाते हैं वेदांग। शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, छंद, ये सब आपके क्या हैं? वेदांग। फिर आते हैं आपके पुराण। पुराणों में 18 पुराण हैं, जिनमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। उसके बाद विष्णु पुराण, और ये 18 पुराण है लगभग। ठीक है, और उस गरुड़ पुराण। ठीक है, ये वायु पुराण, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण, फिर विष्णु पुराण, ऐसे करके ये 18 पुराण हैं। उसके बाद आते हैं वेद। वेद हैं हमारे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में आगे पूरी जानकारी हम लेंगे। बहरहाल ये स्ट्रक्चर है आपका किस चीज का? हिस्ट्री का। क्या स्ट्रक्चर है? इतिहास
के स्रोत होते हैं दो, पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। दो स्रोत हो गए। साहित्यिक से हमें पता चलता है जो भी हमारी लेखन प्रणाली के आधार पर हमें तथ्य प्राप्त हुए, उससे हमें उसको हमने साहित्य में डाल दिया, ठीक। उसके बाद आता है पुरातात्विक। पुरातात्विक जो खुदाई में हमें साक्ष्य मिले उसको हमने किस में डाल दिया, पुरातात्विक। भाई इन चीजों से ही तो मिल सकती है इतिहास की जानकारी, ठीक है। अगर हम बात करने लगे कि आधुनिक इतिहास को किसमें डाला जाए, आधुनिक इतिहास को इसमें डाल दोगे क्या? नहीं, किसमें डाला जाएगा? साहित्यिक स्रोत में, क्योंकि उसके साहित्य मौजूद है, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्रोत दो, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में विदेशी है और देशी है। विदेशी में कौन से, जो अरबी, जो विदेश से हमारे लेखक आए, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, लेख लिखे, उसमें जो हमें जानकारी मिलती है हमारे देश के बारे में या किसी भी सभ्यता के बारे में, तो वो हो गई हमारी क्या, विदेशी साहित्य। और एक हो गया देशी साहित्य। देशी साहित्य से हमें क्या मिलता है? देशी साहित्य में हमारे आता है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आते हैं हमारे वेद, पुराण, वेदांत और महाकाव्य। मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें फिर आते हैं आपके इसमें ब्राह्मणेतर साहित्य में आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन बहुत अच्छे से इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है आपका, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में यही आती है रचनाएं, और एक तो आपकी रचनाएं होगी और अपना साहित्य हो गया, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। और आपकी फिर आता है पुरातत्व विभाग, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, मूर्तिकला और गुफा कलाकृतियां, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात चलती है किस चीज की, देखो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी, बेसिक स्ट्रक्चर किसका, इतिहास का। अब बात करते हैं इतिहास को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास का बंटवारा हमने कैसे किया है, वो चीजें जानते हैं। जी, आइए, बात आती है इतिहास। इसके आधार पर लेखन प्रणाली के आधार पर, ठीक है जी। लेखन प्रणाली के आधार पर क्या, इतिहास को कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा हो गया? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है जी? ऐतिहासिक काल। इन तीन वर्गों में हमने इसको, इतिहास को बांट दिया। कौन से तीन वर्गों में? पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है जी। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। कोई भी लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल के नहीं मिलते, ठीक है जी।
और जब लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो पढ़े कहाँ से जाते। फिर बात आती है आदि इतिहास काल की। लिखित साक्ष्य नहीं मिले और पढ़े भी नहीं गए। थोड़े बहुत लिखित साक्ष्य मिले लेकिन बड़े तौर पर लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिले, ठीक है, और पढ़े भी नहीं गए। फिर बात आती है ऐतिहासिक काल की। इसमें हमारे लिखित साक्ष्य मिले भी, लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी और वो पढ़े भी गए, ठीक है, दोनों प्रणाली हमारी परिपक्व हो चुकी थी। वो लिखित में भी मिले और पढ़े भी गए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ लिखित में तो मिले लेकिन सही ढंग से पढ़े नहीं गए, ठीक है, पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़े नहीं गए, तो इसको यही मानते हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक। या इसको लिख सकते हैं आप, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए, ठीक है, लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए। यहाँ लिखित साक्ष्य मिले और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी गए। यहाँ ना तो लिखित साक्ष्य मिले और जब मिले नहीं तो पढ़े भी नहीं गए। इसके बाद बात आती है क्या, प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में हम कैसे फर्क कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल में आपका आता है क्या, पाषाण काल। पूरा का पूरा पाषाण काल किसमें आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में आपका आता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरे नंबर पे क्या आती है, वैदिक सभ्यता। ये सिर्फ आज मैं आपको बेसिक ढांचा समझा रहा हूँ, मूल ढांचा, ठीक है। और वैदिक सभ्यता में भी क्या आता है, दो चीजें आती हैं। एक तो आता है क्या, ऋग्वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। इतनी चीज समझ में आ गई, क्या क्या, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे पाषाण काल आता है, पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य या निम्न पाषाण काल, और तीसरा आता है क्या, नव पाषाण काल, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है आपका, नवपाषाण काल। इसमें क्या आता है, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी दो, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें आपके आते हैं, इसको आगे जानेंगे इसमें क्या आता है, ठीक है। अभी इसके हम सन भी लिखते हैं, कौन कौन से कालक्रम किस कौन से का है, ठीक है। जैसे कि इसका है पाषाण काल का कालक्रम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, और वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, इसमें ऋग्वैदिक काल का क्या काल है, ठीक है। और इन सभी के जानेंगे। आइए, बात चल रही थी हमारी किस चीज की, पहले इधर था पाषाण काल, क्या था,
पाषाण काल। इधर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता। इसको हमने विभक्त किया था 3 वर्गों में। पहला था पूरा पाषाण काल, और इसका टाइम पीरियड जो चलता है वो स्टार्टिंग से 9000 बीसी तक चलता है। फिर आता है दूसरा क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड चलता है वो 9000 बीसी से 4000 बीसी तक चलता है। फिर आता है किसका? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड चलता है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक चलता है। ठीक है, कितना? 2500 बीसी। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 बीसी से 1750 या लगभग में 1500 इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, बीसी तक माना जाता है। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को तो हमने विभक्त किया है 2 वर्गों में। कौन कौन सा? एक तो आ गया आपका उत्तर वैदिक काल, एक हो गया आपका ऋग वैदिक काल। एक उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, इन दोनों में अंतर क्या है? पहले इसका टाइम पीरियड क्या है? वैदिक काल का कितना माना जाता है? 1750 या 1500 से बीसी टू 600 बीसी। ठीक है जी, इतना माना जाता है। ऋग वैदिक काल का कितना माना जाता है? 1750 बीसी टू 1000 बीसी, और इसका उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। कितना? 1000 बीसी से 600 बीसी तक किसका माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। ये हमें टाइम पीरियड सारा पता चल गया किस किसका कब कब माना जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल का 1750 से 1000 ईसा पूर्व। और हाँ, एक चीज और है। ठीक है, एक चीज क्या है? 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। इससे बाद की जो डेट चलेगी उसको हम ईस्वी बोलेंगे, और इससे पहले की जो डेट चलेगी उसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बीसी से भी डिनोट करते हैं, और इसको किसके? एडी से। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की? जो हमारा एक तीसरे नंबर का बचा था। तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? यहाँ लिख दूं। तीसरे नंबर पे बचा था हमारा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक हो गया, आधा ऐतिहासिक हो गया, और अब बचा है क्या? ऐतिहासिक काल। और इसमें आते हैं क्या? पहले नंबर पे आता है प्राचीन
भारत। दूसरे नंबर पर आता है क्या, मध्यकालीन भारत। और तीसरे नंबर पर आता है आपका आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। और ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे कौन सा, आधुनिक इतिहास। इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 600 बीसी से 712 एडी बताया गया है। एडी चेंज हो गया, ठीक है, ईसा पूर्व से ईस्वी में आ गया। इसका जो बताया गया है मध्यकाल का वो 712 एडी से 1707 बताया गया है, औरंगजेब की मृत्यु तक। मध्यकालीन भारत 1707 से 1947 एडी। ठीक है जी, भारत को आजादी मिल गई और इतिहास समाप्त। इतना सा हमारा इतिहास का सिलेबस है। ठीक है, ये एक बेसिक मूल ढांचा था इतिहास का। इसमें जो चीज समझ में नहीं हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, मैं उसको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। और सबसे पहले हम इतिहास के इस पार्ट को लेकर चलेंगे, आधुनिक भारत। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में आधुनिक भारत से ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आधुनिक भारत से ही एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन डालता है। प्राचीन से बहुत एक दो क्वेश्चन डाल देता है मुश्किल से, मध्यकालीन से बहुत कम डाल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आधुनिक भारत से। तो सबसे पहले हम खत्म करेंगे किसको, आधुनिक भारत को, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, और उसके बाद प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास को। जो चीज समझ में ना आई हो वो आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, बात आती है क्या, अगर इस चीज में आपको कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो वो आप बता देना, आगे मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बात आई है, क्या स्टार्ट किया है हमने, आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसको हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से दो वर्गों में विभक्त किया है। कितना था इसका टाइम पीरियड, 1707 से 1947। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, 1707 टू 1905 या 1900। ठीक है, फिर 1905 से 1947। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है भाई, अंग्रेजों के खिलाफ हमारी और हमारे खिलाफ अंग्रेजों की जितनी भी गतिविधियां हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, 1905 से लेके 1947 तक, यही सारे आंदोलन हुए हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास से। और आप जानते होंगे पेपर में आंदोलनों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें राजाओं का जो वर्चस्व रहा है, उनका उतार चढ़ाव रहा है अंग्रेजों के प्रति, कुछ किसी की पेंशन बंद कर दी है या किसी का कुछ भी कर दिया है, तो वो सब उतार चढ़ाव किसमें रहा है आपका, यहाँ। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे 1905 से 1947। हमारा सबसे मुख्य भाग है ये इतिहास का, सबसे मुख्य भाग। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे आपको पता चलेगा इसमें आता क्या क्या है। ठीक है, जी। तो बात आती है आधुनिक इतिहास की।
अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें सन याद नहीं होते, ठीक है, आंदोलनों के जो आंदोलन है वो याद नहीं होते और आंदोलनों के सन याद नहीं होते। तो मैं आपको थोड़ा ट्रिक के साथ पढ़ाना ज़्यादा वो करता हूँ, ट्रिक के साथ इसको आधुनिक इतिहास को, क्योंकि ट्रिक हमें जल्दी से याद हो जाती है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइएगा, आपकी याद भी होगा और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को पेपर में करके भी आओगे, ठीक है जी। तो बात करते हैं क्या 1905 टू 1947 ये आंदोलन हुए यहाँ, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और किसके खिलाफ? भारतीयों के खिलाफ। भारतीयों के खिलाफ किसने किए? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ अपनी जो कुछ नीतियां हम पर थोपी, हमने उनके खिलाफ कुछ आंदोलन किए, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ 1905 से 1947 तक चली। अब एक शॉर्ट ट्रिक है सारे के सारे 1905 से 1947 तक याद करने की, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे।